हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल करेंट्स पे। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 17, 18 और आर्टिकल 19 हम देखेंगे ये आर्टिकल्स किस बारे में हैं, इनके क्लॉजेस क्या क्या हैं, और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और इजी एग्जांपल्स के साथ। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आर्टिकल 16 तक कवर कर रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। और बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। अब क्या है ये आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी को खत्म करना है और इसकी प्रैक्टिस को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। समझ में आ गया होगा, वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड कि अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और इसके लिए अगर कोई इसको प्रैक्टिस में ला रहा है तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। मिस फॉर एग्जांपल, अगर किसी गांव में किसी विलेज में कुछ लोग मंदिर या पब्लिक वेल को यूज करने से मना करते हैं किसी एक कास्ट को, तो वो अनटचेबिलिटी के अंदर आ जाएगा और वो अंडर आर्टिकल 17 वॉयलेशन हो जाएगा और पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगा? आर्टिकल 17 बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इसके, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू। ये भी, इसमें भी यही था कि इन कुछ इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट किया गया था, दलित्स को प्रिवेंट किया गया था पब्लिक पाथवे यूज करने के लिए। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि ये प्रोटेक्शन ऑफ, ये जो है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है और आर्टिकल 17 को भी वॉयलेट करता है, इसलिए ये अनटचेबिलिटी का ऑफेंस, ये ऑफेंस है। और एक और केस है इसका, पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब पीयूडीआर क्या है? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। यहाँ पे बॉन्डेड लेबर को लेकर के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था और यहाँ पे भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बॉन्डेड लेबर इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। एंड इसमें भी आर्टिकल 17 को लेकर के बताया गया कि ये ऑफेंस है और अनटचेबिलिटी को वॉयलेट कर रहा है, आर्टिकल 17 को वॉयलेट कर रहा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब आर्ट, तो जैसे कि सोशल हायरार्कीज होती हैं, सोशल हायरार्कीज क्रिएट करते हैं, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़ के, मतलब मिलिट्री में जो रैंक्स होते हैं उनको छोड़ के, या फिर जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होती हैं उनको छोड़ के कोई भी और टाइटल यूज नहीं किया जा सकता। क्लॉजेस समझ लेते हैं इसके। तो पहला, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्या कहता है? नो टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट ग्रांट टाइटल लाइक सर, महाराजा, ये सब कोई टाइटल नहीं होंगे। अच्छा, अब एकेडमिक के टाइटल्स क्या होंगे? डॉक्टर, ठीक है, ये एक एकेडमिक टाइटल हो गया। मिलिट्री ऑनर्स जैसे ब्रिगेडियर, तो ये मिलिट्री, ये अप्रूव करती है गवर्नमेंट, बट इसके अलावा और कोई टाइटल अप्रूव नहीं करती है अंडर आर्टिकल 18। दूसरा क्लॉज क्या है इसका? क्लॉज 2 क्या कहता है? नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। मतलब कि अगर आपको फॉरेन कंट्री से, फॉर एग्जांपल आपने लॉ कर लिया है, फॉरेन कंट्री में लॉ किया है और वहाँ पे जैसे इंडिया में एडवोकेट बोलते हैं, वहाँ पे एडवोकेट नहीं बोलते हैं, तो वहाँ के अगर टाइटल को आप लेते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट द नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाइटहुड एक टाइटल है वहाँ का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। क्लॉज 3, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज विदाउट परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, समझिए इस चीज को, जो बाहर के जो जो बाहर के लोग हैं, मतलब अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वो यहाँ पे इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो वो अपनी कंट्री का
टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। आई बात समझ में? और क्लॉज 4 क्या है? नो वन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट प्रेजेंट और टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो अपने गवर्नमेंट में या अपने एम्बेसी में कोई भी फॉरेन स्टेट की एम्बेसी में अगर कोई भी इंडियन काम कर रहा है तो वो वहाँ का टाइटल ले नहीं सकता अनटिल अनलेस ही सीक्स द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो चार बड़े इंपॉर्टेंट क्लॉज हो गए। क्या पहला क्लॉज क्या है? कि मिलिट्री और एकेडमिक्स के अलावा कोई और टाइटल अप्रूव नहीं करती गवर्नमेंट। दूसरा क्लॉज क्या है? कि इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन कंट्री का टाइटल एक्सेप्ट नहीं होगा उसके लिए। तीसरा, फॉरेन वर्कर्स इंडिया में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो अपने कंट्री का टाइटल विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते। और चौथा, कि कोई भी इंडियन अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है और फॉर एग्जांपल एम्बेसी में, तो वो वहाँ के उस फॉरेन स्टेट के टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये है आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके लिए केस लॉ भी है एक, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें इस केस में क्या था कि issue was about whether the national awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan and Padma Shri violate Article 18। मतलब क्या ये जो टाइटल्स हैं पद्म विभूषण, भारत रत्न, क्या ये टाइटल्स जो जो आर्टिकल 18 है उसको वायलेट करते हैं? ये अवार्ड्स हैं एक्चुअली, ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये रूलिंग दी कि दीज आर नॉट द टाइटल्स, दीज आर नॉट टाइटल्स, दीज अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स in the sense prohibited by Article 18. They are meant to recognize the excellence in various fields. तो वो अवार्ड है किसी की एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो एक टाइटल नहीं है। तो दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइटल फॉर एनीवन। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी इसमें, ठीक है। और ये 1996 का केस था। क्वेश्चन आ भी सकता है आर्टिकल 18 का लैंडमार्क जजमेंट बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का साइटेशन क्या है, और आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे, 96, 2001 काइंड ऑफ। तो 96 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स लाइक freedom of speech, like freedom to assemble peacefully without arms, uh, freedom to form associations or unions, freedom to move freely throughout India, freedom to reside and settle in any part of India, or freedom to practice any profession or to carry any occupation, trade or business। तो ये फ्रीडम राइट, ये क्लॉजेज हैं इनके, ये आर्टिकल 19 में ये 5-6 क्लॉजेज हैं जो आपके फ्रीडम को रिगार्डिंग योर सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग योर फ्रीडम को एक्सप्रेस करते को बताते हैं, ठीक है जी। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब कि आप अपनी बात बोल सकते हो, कह सकते हो, ब्लॉग्स डाल सकते हो फ्रीली, बट यू कैन नॉट, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक केवियट भी है कि आप हेट्रेड स्पीच नहीं डालोगे। अगर आपने कोई हेट्रेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी जो चाह मन में आया वो बोल दिया, किसी के नफरत फैला रहे हो, हेट्रेड फैला रहे हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, तो वहां पे यू विल गेट पनिशेबल बिकॉज यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 19, ठीक है जी। तो आर्टिकल 19 क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है टू राइट फ्रीली, आप अपने ब्लॉग्स लिखिए, जो बोलना है बोलिए, बट दैट शुड नॉट बी ए हेट्रेड स्पीच, ठीक है। क्लॉज 1A आर्टिकल 19 का ये बोलता है। 1B क्या बोलता है? 1B कहता है कि भाई फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो भाई ठीक है, आर्टिकल 19 के क्लॉज बी को एक्सेप्ट करते हुए कि भाई कहीं पे भी 4-5 लोग अपने आराम से इकट्ठे हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अब ये बात याद रखने वाली है कि हमने देखा होगा कि धारा 144 लग जाती है, तो वो स्टेट के ऊपर है। स्टेट को सिक्योरिटी कुछ भी ऐसी गतिविधि हो सकती है या स्टेट को लगता है
कि कुछ खराबी हो सकती है, कुछ भी वायलेंस हो सकता है, कुछ भी झगड़े हो सकते हैं, तो स्टेट धारा 144 लगा देता है और वहां पे वो ये फ्रीडम ऑफ टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। तो तब आप असेंबल नहीं कर सकते जब आपका धारा 144 लग जाता है, तो सेक्शन 144 लग जाता है। तो ठीक है जी। अब क्लॉज 1C की बात करते हैं। क्लॉज 1C क्या कहता है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। हाँ, कंपनीज हैं, ट्रेड यूनियंस बनती हैं, क्लब्स बनते हैं, तो यू आर फ्री टू टू क्रिएट, टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, टू फॉर्म क्लब्स, to form any group for a lawful purpose, not for a unlawful purpose. As long as it is lawful, you are good to go. क्लॉज 1D क्या कहता है? 1D फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। भैया सारे भारत में हम घूम सकते हैं फ्रीली, कोई कहीं पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। क्लॉज 1E फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में आप कहीं भी रह सकते हो, इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। यू कैन मूव फ्रीली, लिव फ्रीली विद इन इंडिया और एनी स्टेट विद इन इंडिया। ठीक है जी। तो क्लॉज 1D 1E हो गया। क्लॉज 1F क्या बोलता है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज लॉफुल। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 19 है। अब आर्टिकल 19 के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको मैं इसमें सिर्फ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताऊंगा। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ये 3 आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। 3 आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? आर्टिकल 21 को रिप्रेजेंट करता है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 14 को भी रिप्रेजेंट करता है, जो इक्वालिटी बिफोर बिफोर लॉ की बात करता है। और आर्टिकल 19 जो कि गारंटी करता है वेरियस फ्रीडम्स की, जो कि हमने अभी 6 क्लॉजेज में पढ़े, वो फ्रीडम की बात करता है। तो अब ये मेनका गांधी का केस क्या था? मेनका गांधी का केस था, बैकग्राउंड इसका ये है कि पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया था। मेनका गांधी का गवर्नमेंट ने पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया था, रीजन नहीं था कुछ भी। तो जजमेंट, तो जब केस फाइल हुआ तो जजमेंट क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट दैट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, यहाँ पे आपका पर्सनल लिबर्टी मतलब आर्टिकल 21 आ गया, एंड लिंक्ड इट टू द फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम टू, जो आपके फ्रीडम दे रखे हैं, ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, वो आ गया आपका आर्टिकल 21 और 19, 2 आर्टिकल हो गए। अब तीसरा ये कि जस्ट एंड फेयर, आपका जो जो जस्टिस है वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। वहां पे आपका क्या आ गया? आर्टिकल 14, दैट इंश्योरिंग दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपका आर्टिकल 14 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये तीनों आर्टिकल्स के रिलेटेड में एक क्वेश्चन जा सकता है, इस केस को डाल के पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19 के लिए ये वाला कौन सा केस है। तो अगर उसमें मेनका गांधी का केस दे रखा हो आपके पास ऑप्शन में, तो यू कैन चूज मेनका गांधी इस केस, और आप इस केस को तीनों आर्टिकल में एज ए केस लॉ मेंशन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आर्टिकल 17, 18 और 19 पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अब तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे legalcurrents@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।